नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को बैठक में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और कहा कि वृक्षों की कटान केवल अपरिहार्य होने पर ही किए जाए। साथ ही जितने वृक्ष कटे उससे अधिक पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एनएचएआई की सड़क परियोजनाओं की प्रगति, समन्वय और समयबद्ध निस्तारण पर ध्यान देने को कहा और जिलाधिकारियों को साप्ताहिक और मुख्य सचिव को पाक्षिक समीक्षा कर परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों से सीधे संवाद करने और बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचने को भी कहा। उधर लखनऊ के पारा में जॉइंट कमिश्नर के निर्देश पर किराएदारों के सत्यापन के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। उधर लखनऊ में मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक योजनाएं और सिस्टम रिफॉर्म को सुदृढ़ किया गया है, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 86 लाख करोड़ की परियोजनाओं में 377 प्रमुख प्रोजेक्ट्स की समीक्षा सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हो चुका है, जो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है, जहां एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, देश की पहली रैपिड रेल और पहला रोपवे समयबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। प्रदेश में 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति पोर्टल के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट कमीशन्ड और 39 निर्माणाधीन हैं। पोर्टल ने राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय को प्रभावी बनाया है और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में मदद की है, जिससे अब चर्चा समाधान पर केंद्रित होती है। तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल निर्माण केंद्र के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। केवल राज्य ने अपितु राष्ट्रीय विकास की भी आज यहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रीढ़ बनी है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में, एयर कनेक्टिविटी सबसे अधिक सिटी में, देश की पहली रैपिड रेल, देश की पहली इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर बन रहा है और ये सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से इसलिए चले हैं क्योंकि लगातार इनकी समीक्षा और उसके माध्यम से भूमि से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए मामले हो, इन सब का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है और वह है प्रगति पोर्टल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश आज भारत का। उधर राजधानी लखनऊ के केजीएमयू मामले में एफआईआर दर्ज होने के आश्वासन के बाद डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी संगठन ने कल केजीएमयू में होने वाले ओपीडी बहिष्कार को स्थगित कर दिया। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो केजीएमयू में ओपीडी का कार्य फिर से बहिष्कार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केजीएमयू के कुलपति ने शिक्षक, कर्मचारी, रेजिडेंट और नर्सेज एसोसिएशन को एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया। उधर लखनऊ में एसआईआर को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जहां टेक्विन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिलने के बाद निजी ऑपरेटरों को अब तक वेतन न मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में जब एसआईआर फॉर्म भरने का भारी दबाव था और करीब 35,000 फॉर्म पेंडिंग थे, तब निजी ऑपरेटरों ने दिन रात मेहनत कर काम पूरा किया, जिनसे 15 से 20 हजार रुपये वेतन देने की बात कही गई थी। आरोप है कि ठेकेदार ने ऑपरेटरों से काम तो करवा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया, जबकि श्रेय अपनी कंपनी को दिला दिया गया। ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि संबंधित अधिकारियों को वाहवाही मिल रही है, जबकि मेहनत करने वालों को वेतन से वंचित रखा गया है। पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। वहीं आज़ादी के बाद से अब तक विकास की राह देख रहे हमीरपुर में मेट्रो की मांग तेज हो गई है। इसके लिए पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने और योगी के नाम मेट्रो विस्तार का ज्ञापन जिलाधिकारी घनश्याम मीना को दिया गया है। पत्रकारों और सामाजिक लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा
कि बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार और प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र होने के बावजूद जिले में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं है। मेट्रो विस्तार से सड़क दुर्घटनाओं और जाम में कमी आएगी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदूषण घटेगा, जिससे हमीरपुर का समग्र विकास संभव हो सकेगा। ज्ञापन देने वालों ने मेट्रो को हमीरपुर की हक की बात बताते हुए इस मुहिम को और तेज करने की बात कही है ताकि जिले का विकास संभव हो सके। ज्ञापन देने वालों में ओपी दोहरे, गणेश विद्यार्थी, कुंदन निषाद, जसवंत, शाहिद, नीरज के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। उधर संभल में एक भावुक और अनोखा मामला सामने आया है, जहां चंदौसी निवासी अपनी बेटियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और अपने ही बेटों द्वारा देखभाल न किए जाने को लेकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय 21 दिसंबर 2025 को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली रह गई हैं। कूल्हे की हड्डी टूटने के कारण वो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है, जिससे इलाज और दैनिक जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। महिला का आरोप है कि उनके दोनों बेटे देखभाल के बदले उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं और भरण पोषण से इनकार कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बेटों को मां के भरण पोषण का खर्च देने के निर्देश देने और पालन न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मेरी माताजी के कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है और अभी 21 दिसंबर को मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अभी तक भी दोनों अकेले रह रहे थे। हम दोनों बहनें मिलकर उनका गुजारा कर रहे थे। हम ही डॉक्टर को दिखा रहे थे और सारे काम हम दोनों बहनें कर रहे थे। लेकिन अब हमने कहा पिताजी की डेथ हो गई है तो तुम लोग इन्हें रखो। तो एक भाई जो मथुरा में रहता है और एक चंदौसी रहता है, दोनों ने मना कर दिया और ये कहा कि तुम लोग पैसे दोगी तो इन्हें लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। और हमें इन्हें ले जाने का हमसे खर्चा भी मांग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जैसे तुम पहले दे रही थी वैसे दो। यही है कि जो है मेरी मम्मी का 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, जिस कारण वो चल नहीं पाई थी। और मम्मी पापा दोनों ही साथ रह रहे थे किराए के घर में। लेकिन अब पापा की 21 तारीख को डेथ हो गई है, तो उनके दोनों बेटों को बोला कि जो है अब आप ले जाओ। ये कैसे करेंगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चल फिर पाती हैं, अपने काम भी कुछ नहीं कर पाती हैं, सारे काम वाले ही लगे हुए हैं उनके। तो उनके बेटों ने मना कर दिया उनको रखने के लिए। तो बस हमारी यही है कि उनके दोनों बेटे लेकर जाएं और नहीं तो जो है जो करना है उनके लिए करें। फिर क्या एज होगी? 75 मम्मी की एज। वहीं महोबा जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलाने, वेतनमान बढ़ाने और अन्य 8 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी पीड़ा और मांगे रखी। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें नाम मात्र का मानदेय दिया जा रहा है, जो महंगाई और न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप नहीं है, और उन्हें पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी या किसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा भी नहीं मिलती। माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना 8 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। सबसे पहली हमारी मांग यही है कि हमें शासकीय कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकार हम लोगों को शासकीय कर्मचारी नहीं बनाती है, तब तक हम लोगों का मानदेय 24,000 और कार्यकर्तियों का मानदेय 24,000 और सहायिकाओं का 20,000 किया जाए। और सबसे मेन समस्या हम लोगों की जो भारत सरकार ने FRS का जो सिस्टम चलाया है पोषण ट्रैकर ऐप में, तो उसमें बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। हम लोग कार्य करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। काफ़ी इतनी समस्याओं से जूझ रही हैं आंगनबाड़ियाँ इतने कम मानदेय में कि आज 6,000 सरकार हम लोगों को मानदेय 6,000 दे रही है। 60-40 का आंकड़ा है हम लोगों का। 4500 जब सभी राज्यों में 4500 एक समान है और हमारा राज्य सरकार 1,500 रुपये दे रही है। तो ये बताइए कि इतने में 6,000 में हम लोगों का गुजर बसर हो जाएगा? कि हम लोगों का वेतनमान जो है वो बढ़ाया जाए और हम लोगों को हर साल हम लोगों के वेतनमान में कुछ ना कुछ वृद्धि की जाए। क्या है कि हम लोगों से काम तो कमर तोड़ ले रहे हैं, लेकिन जो मानदेय है वो बहुत अल्प है, उससे हम लोगों को गुजारा नहीं होने वाला है। आज आप ही बताएं कि ऐसी कमर तोड़ महंगाई में 4,500 रुपए से क्या हो रहा है? कुछ नहीं होने। उधर बदायूं जिले के कोतवाली उझानी क्षेत्र स्थित कूड़ा फैक्ट्री इलाके की एक मेथा फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि वहां तैनात एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल गार्ड को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसी फैक्ट्री में आग लगने की घटना हो चुकी थी। इसके बावजूद यहां काम जारी था। हैरानी की बात यह है, ये फैक्ट्री को सील किए जाने के बाद भी अंदर गतिविधियां चलती रही। इस घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो गए और मामले की जांच की मांग उठ रही है। उधर अलीगढ़ में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि इस समय रहते पुलिस की कार्रवाई से बड़ा बवाल टल गया। ताश के पत्ते खेलने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते
गली से निकलकर छतों तक पथराव में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने और आला अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद कई थानों की फोर्स और पीएसी को मौके पर तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पहले गली में खींचतान और बाद में छतों से पथराव होते साफ नजर आ रहा है, जिससे मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर खाई में गिर गया। खाई में गिरते ही ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना शेरकोट में एक हीरा सिंह पुत्र दरबारा सिंह जो अफजलगढ़ के रहने वाले हैं, वो हापुड़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। जब करीब 8:30 बजे वो हरेवली बैराज रोड पर आ रहे थे, तब नियंत्रित होकर उनका ट्रैक्टर खाई में नीचे गिर गया है और ट्रैक्टर के नीचे गिरने से ट्रैक्टर में आग लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल चालक को निकालकर सीएससी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान चालक की मृत्यु हो गई। थाना शेरकोट में एक हीरा सिंह। वहीं फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस ने फर्जी फॉर्म बनाकर करीब 2.20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दिव्या हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी जीएसटी पंजीकरण कर बिना किसी वास्तविक माल की खरीद फरोख्त के करोड़ों रुपए के लेन देन दिखाने और आईटीसी का अवैध लाभ लेकर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये सहायक आयुक्त जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा थाना उत्तर पे 603/25 जीएसटी चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 2,20,00,000 रुपया जीएसटी चोरी फर्जी फर्म का गठन करके किए जाने का उल्लेख था। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनके सहयोग से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पवन वर्मा जो थाना उत्तर क्षेत्र का रहने वाला है, इसने दिव्य गति लिमिटेड के नाम से एक फर्म ग्वालियर में पंजीकृत कराया था। बाद में अवैध लाभ कमाने की नीयत से इसने फिरोजाबाद में दिव्या हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म का गठन किया, जिसमें प्रोप्राइटर के रूप में इसने पवन कुमार जो रसूलपुर का रहने वाला है और रोहित कुशवाहा ये ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, इनको प्रोप्राइटर्स बना के इसने फर्म का गठन किया, जिसमें इसका एक साथी सीए कमल कुमार अग्रवाल जो आगरा का रहने वाला, वो भी इसमें शामिल था। इन लोगों ने फर्जी फर्म का गठन करके कुल 8,32,00,000 रुपये का लेन देन किया और 2,20,00,000 रुपये की जीएसटी चोरी इन लोगों ने किया। उधर सीतापुर जिले में देर शाम पंजाबी धर्मशाला पहुंचे हिंदूवादी नेता और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश को हमारे देश से होने वाली नमक और पानी की सप्लाई बंद करनी चाहिए और इसके लिए सरकार को दबाव बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार बुलडोजर अभियान की सराहना की और कहा कि गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सहायता करने के लिए मिलकर काम करेंगे। में निरंतर हिंदू पर अत्याचार, पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था, अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट काफी मात्रा में चावल जाता है और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। हमने देश में हजारों स्थान पर धरने प्रदर्शन किए हैं, आज भी चालू है। में निरंतर हिंदू पर अत्याचार,
उधर गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन काफी अफरा तफरी मच गई। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के जश्न के दौरान भारी भीड़ बेकाबू हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पार्क की सभी कुर्सियां पहले ही भर चुकी थी और बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे थे। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही पवन सिंह मंच पर पहुंचे, दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सुपरहिट गानों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर पूरा पंडाल झूम उठा। इसी दौरान मंच पर एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला भी पवन सिंह के साथ स्टेज पर नजर आए थे। उधर कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने एक विशेष समुदाय के घर पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग के दौरान गिरे हुए खोखे बरामद किए, जबकि हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना पिछले महीने इसी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। ऐसी ही हिंसा की याद दिलाती है। उधर मथुरा में आंगनबाड़ी पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाला पोषाहार सड़ा गला मिलने से ग्रामीणों में रोष फैल गया है। गोवर्धन तहसील के नगला अक्खा नागल गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वितरण के लिए लाया गया राशन बदबूदार और खाने योग्य नहीं था, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी संचालिका और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके गांव में 3-4 महीने में पोषाहार का वितरण नहीं हुआ, जबकि अन्य गांव में नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें सही और खाने योग्य पोषाहार हर बार उपलब्ध कराया जाए। मथुरा से इससे पहले भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक्सपायरी या खराब राशन वितरित होने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। ये राशन बढ़ता है बच्चों का और 3 या 4 महीने में बढ़ता है, और फिर भी ये अब तो बहुत ही गंदा आया है। इसे ना कुत्ता खाए, ना भैंस, ना कोई, ना बच्चे, और बच्चे बीमार होंगे फिर क्या होगा बताओ। खालावल और यहाँ पे 3-4 महीने के बाद तो राशन मिला है पहली बार, और ये भी आया सड़ा उसा। 3-3 महीने मिलता ही नहीं है, जब मिलता है वैसा आता है और कोई पता ही नहीं कब मिलना है कब नहीं मिल रहा है, कोई पता ही नहीं चलता है। ये स्थिति है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के SN हॉल में एक डिप्लोमा इंजीनियर फाइनल ईयर की छात्रा ने अपने हॉस्टल कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही AMU प्रशासन ने उसे JN मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। AMU में छात्रा की मौत की खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि छात्रा आजमगढ़ की रहने वाली थी। फांसी लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। AMU में इससे पहले भी छात्रा की तरफ से फांसी लगाने की घटनाएं सामने आती रही। हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म जिसका नाम इंशा फातिमा है, और आज तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में ये खबर आई कि उसने अपने कमरे में हैंग कर लिया है। जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया और कोशिश इस बात की जा रही थी कि किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि जब लाए थे उस वक्त तक के एक मरतबा उसकी जो है पल्स जो है रिवाइव हुई थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस बच्ची को नहीं बचा पाए और अब उसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, बहरहाल ये जो है छात्रा जो है ये इंजीनियरिंग की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा फाइनल ईयर की है, और हमारा क्या रिश्ता है ये जो हर तलबा से रिश्ता है भाई। हर तलबा के नाते हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके हक़ के लिए खड़े हैं, मजलूमों के लिए खड़े हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़ा मसला हो चुका है तो यहाँ पर हम क्यों नहीं खड़े हों। वहीं अलीगढ़ में 16 जनवरी को ऐतिहासिक नुमाइश का उद्घाटन होने जा रहा है। इसको लेकर ADM सिटी ने अपने अधीनस्थों के साथ नुमाइश मैदान में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ADM सिटी ने बताया कि इस बार नुमाइश को अधिक चर्चित और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से थाने और चौकियां स्थापित की गई हैं और पूरे नुमाइश मैदान पर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। ADM ने कहा कि उद्घाटन से पहले ही नुमाइश की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी ताकि आगंतुकों को सुरक्षित और व्यवस्थित अनुभव मिल सके। से 13 फरवरी तक नुमाइश चलेगी। इसका उद्घाटन समारोह हमने 16 जनवरी को माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सुरक्षित तरीके से एक भव्य आयोजन किया जाए, क्योंकि अलीगढ़ की पुरानी परंपरा है। तो अभी भी हम लोग जितने भी फैब्रिकेशन वर्क हैं, जितने भी झूले लग रहे हैं या फिश टैंक लग रहा है, उनका सेफ्टी ऑडिट कराया जाए प्रॉपर तरीके से और समय के पहले कराया जाए, ये सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नुमाइश क्षेत्र में थाने 5 बनाए गए हैं, जिनकी 5 थानों की कुल मिला के 10 चौकियां भी निर्धारित की गई हैं। इसी अकॉर्डिंग ड्यूटीज भी लगाई जाएंगी सुरक्षा के दृष्टिगत, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत, ताकि जो आमजन है उसको किसी तरीके की समस्या ना आने पाए।
सीसीटीवी का भी प्रावधान किया गया है। सीसीटीवी के साथ हम लोग कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं जहाँ पे लाइव फीड उसकी रहेगी। तो कई एरियाज जो हैं सीसीटीवी के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो जितने भी होटल्स या फूड जॉइंट्स लग रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा की तरफ से भी एक टीम गठित की है। नियमित रूप से उनका सैंपलिंग और उनका जो डिस्पोजल है उस पर निगरानी रखी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राममूर्ति वर्मा ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया बाजार पंचायत भवन के खाली भूखंड पर रामलीला के भूखंड को भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कब्जा अकबरपुर कोतवाल और तहसील प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जो राम का नाम जपती है वही भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके रामलीला भवन की जमीन पर कब्जा होने दे रही है। इस अवैध कब्जे के दौरान हुई भगदड़ में एक मजदूर की मौत हो गई। राममूर्ति वर्मा ने कहा कि जिम्मेदारों को जिला प्रशासन और अकबरपुर कोतवाल बचा रहे हैं। सपा का कहना है कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा पर आरोपों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। और रामलीला का मंचन हम लोग नहीं जानते कब से होता है, और मैं भी 25-30 वर्षों से हर वर्ष रामलीला के उद्घाटन या समापन में वहां जाता हूं। अब जमीन किसकी है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो वहां पर बैनामेदार आए वो किसी ने पट्टा लिया था, पट्टेदार से खरीद कर आए, और ये तहसील प्रशासन की गलती से जहां पर पिछले जिसने बेचा है उसकी जमीन की जो चौहद्दी लिखी हुई है उसमें कहीं से रोड नहीं है। लोग बताते हैं पीछे कहीं है, लेकिन चूंकि ये कैसे क्या हुआ, कब्जा किसके आदेश पर हुआ, पैमाइश किसके आदेश पर हुई, ये तो जो कलेक्टर हैं एसपी हैं उनको पता होगा। लेकिन जो लड़के की डेथ हुई, हमें जो बताया गया, जो तमाम वीडियो भी जारी हुए हैं उनके परिवार के, कि लड़का वहां गया था और वहां भोर में 4 बजे से ही सैकड़ों लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।